Let's look at this question. When we homogenize any tissue in an acid, the acid soluble pool represents. Okay. देखिए ये क्वेश्चन मैं समझ सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये है कि जब हम एक टिश्यू को कह रहे हैं कि एसिड में आप डिसॉल्व करा रहे हैं, होमोजेनाइज बना रहे हैं, जो एसिड सॉल्युबल पूल है वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि जैसे आप टिश्यू को सॉल्युबलाइज कराओगे एसिड में और उसके बाद उसको छानोगे, फिल्टर करोगे, तो कुछ रह जाएगा रिटेंटेट जो कि एसिड इनसॉल्युबल होगा, और कुछ छन के आ जाएगा जो कि एसिड सॉल्युबल होगा। ठीक है ना। अब एसिड सॉल्युबल में बेसिकली छोटे 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 केमिकल्स होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे केमिकल्स जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, है ना, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, न्यूक्लियोसाइड्स हो गए, आयंस हो गए। तो जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है ना बेटा, वो जो मेजर कंपोनेंट बना रहा है वो आपके सेल के साइटोप्लाज्म का ही कंपोनेंट है। रीजन बीइंग कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की है, वो वेसिकल बन के इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर आ जाती है। और एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में बेसिकली मेजर मेजर छोटे छोटे कंपोनेंट्स साइटोप्लाज्म को बना रहे हैं वो आ जाते हैं। अब मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा कि अगर कोई मतलब कि ऐसे कंपोनेंट्स होंगे, लार्ज प्रोटीन्स के कंपोनेंट्स होंगे, या अंदर जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कंपोनेंट्स होंगे, या बड़े बड़े प्रोटीन के कंपोनेंट्स होंगे, मैं बिल्कुल आपकी बात एग्री कर रहा हूँ कि वो जो बड़े प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं वो भी एसिड इनसॉल्युबल में आएंगे, वैसे सॉल्युबल में नहीं आएंगे। मतलब सारा साइटोप्लाज्म नहीं जाएगा एसिड एसिड सॉल्युबल में, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द एसिड सॉल्युबल पार्ट है बेटा वो साइटोप्लाज्म, हम उसको कह सकते हैं वो साइटोप्लाज्म है, क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन है वो चलेगी वेसिकल बन के इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द जो मेम्ब्रेन है वो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में चली गई, बाकी भी जो एंडोमेम्ब्रेन्स है वो सारी इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में चली गई। जो बचा हुआ बेसिक सा जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, जो बचे हुए कंपोनेंट्स हैं जो साइटोप्लाज्म है, या आप ज्यादा ठीक तरीके से साइटोसॉल कह सकते हो, ठीक है ना, वो जो कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में आ जाते हैं। हाँ, मैं एग्री कर रहा हूँ कि उसमें भी जो बड़े बड़े प्रोटीन्स होंगे, है ना, वो एसिड इनसॉल्युबल में आएंगे, लेकिन फिर भी इन जनरलाइज तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। इसमें ए आंसर आ जाएगा। सेल मेम्ब्रेन तो बिल्कुल भी आंसर नहीं आएगा, ये तो वेसिकल बन के निकलेगी इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, है ना। न्यूक्लियस अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ठीक है ना, और उसके अंदर जो डीएनए वगैरह है, जो कि पॉली न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो एसिड इनसॉल्युबल में जाएंगे। देन माइटोकॉन्ड्रिया अगेन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसकी मेम्ब्रेन किस में जाएगी, वेसिकल की फॉर्म में जाएगी, अंदर बहुत सारे प्रोटीन और एंजाइम्स है, एसिड इनसॉल्युबल में जाएंगे। तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हमारे पास आएगा दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो आंसर इज ए। और हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि द मेजॉरिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन and other endomembrane systems and the nucleic acids and सॉरी बहुत सारे एंड लग गए, other endomembrane system, nucleic acid and other complex proteins are part of acid insoluble. ओके, क्लियर है पॉइंट। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होगा, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज ए, कॉन्सेप्ट हमने ये लगाया है।